हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो हम आपका जो साइंस का विज्ञान का आपका 5th चैप्टर तो था 5वां, जो कि था कि तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तत्व का इस तरह वर्गीकरण करना है कि वो बार बार रिपीट हो, बार बार दोहराई जाए वो। ठीक है, इस तरह से कुछ उनका वर्गीकरण होता है, तो उसको हम देख रहे थे। ठीक है, अच्छा, तो हमने उसमें आपके दो साइंटिस्ट जो आए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला था आपका उसमें डोबर राइनर, और दूसरा जो वैज्ञानिक आया था वो था आपका न्यूलैंड्स। ठीक है, न्यूलैंड्स ने दिया था न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, और डोबर राइनर ने जो आपको नियम दिया था वो कहलाता है डोबर राइनर के त्रिक। ठीक है, दो साइंटिस्ट ने तत्वों को किस तरह हम वर्गीकृत कर सकते हैं उसके बारे में अपने बताया, लेकिन दोनों के दोनों साइंटिस्ट ही वहाँ पर फेल हो गए। मतलब कुछ ना कुछ उनकी कुछ कमियाँ थी, ठीक है, जिसको वो पूरी तरह नहीं कर पाए थे। जैसे कि आपके न्यूलैंड्स थे, न्यूलैंड ने बोला था कि पूरी प्रकृति में टोटल 56 तत्व ही मिल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। 56 नहीं, तत्व बहुत ज़्यादा। आज के टाइम में हमारे पास 118 तत्व हो चुके हैं और भी डिस्कवर और भी खोजे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात काफ़ी ऐसे पॉइंट थे जहाँ पर वो गलत हो गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट अगला जो साइंटिस्ट, अगला वैज्ञानिक जो है वो है आपका मेंडलीफ। ठीक है, और मेंडलीफ ने जो काम किया है वो आज तक, जो आज हमारी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वहाँ तक में काम लिया जाता है। तो आवर्त सारणी को वर्गीकृत करने के मामले में मेंडलीफ का नाम सबसे ऊपर आता है। ठीक है, सबसे ऊपर, क्योंकि इन्होंने उस चीज़ की नींव रखी थी। इन्होंने बिल्कुल एक सीधा तरीका बताया था, और इनका जो करने का तरीका था वो बिल्कुल साफ था, बिल्कुल सटीक था वो। ठीक है, कि उससे आप काफ़ी सारे जैसे इनके टाइम पे टोटल 63 जो तत्व थे वो खोजे जा चुके थे, और 63 के 63 तत्व ही बड़े ही आसानी से और अच्छे ढंग से उन्होंने अपनी टेबल जो थी, सारणी जो थी उसमें बना करके दे दी। अच्छा, तो बात कर लेते हैं अब इन्होंने बोला क्या था अपने इनके बारे में। देखो, मेंडलीफ जो था इन्होंने इनके टाइम पे टोटल 63 तत्व जो होते हैं वही खोजे जा चुके थे। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, 63 तत्व लिए, उनके भौतिक गुणधर्म, उनके रासायनिक गुणधर्म एक चिट पे लिख लिए, छोटे से एक पर्ची बनाए, उस पर चिट पे लिख लिए 63 के 63 जो भी तत्व उनके एक के उनके रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, उनका कितना वजन होता है, कितना उनका द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, सही है, ये सारी चीज़ें लिख के उन्होंने एक छोटे से चिट पे बना ली। अब उन्होंने क्या किया, इसको उठा करके सामने दीवार पे लगाया और इनको ध्यान से देखने लगे। तो उन्होंने पाया कि अगर उन तत्वों को, 63 तत्वों को अगर बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रख दें, हम बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रख दें, तो एक ऐसी श्रृंखला अपने को देखने को मिल रही थी कि जिसमें तकरीबन सारे के सारे जो तत्व थे वो सही तरह से व्यवस्थित हो चुके थे। अच्छा, इसके साथ उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने क्या किया, सारे के सारे तत्व ना अधिकतर उनमें से ज़्यादातर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं। ठीक है, ये उनके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो तत्व जो भी थे 63 तत्व, उनकी सभी की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन सब के साथ अभिक्रिया करा कर देखी, और अभिक्रिया कराने के बाद क्या बना वो भी उन्होंने साथ में लिख लिया। तो उन्होंने जो तत्व उन्होंने सही तरह से सजाए थे, मतलब सही तरह से व्यवस्थित करे थे, उनमें दो चीज़ें देखी उन्होंने। एक तो उनको बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा, सही है, इसके साथ ही उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, इन 2-3 चीज़ों को अपने साथ रखा, और इसके आधार पर उन्होंने एक टेबल बनाई। उसको बोला जाता है मेंडलीफ की आवर्त सारणी। ठीक है, एक और चीज़, जब उन्होंने ये सारी चीज़ कर ली ना, तो उन्होंने देखा कि एक निश्चित क्रम के बाद जो भी उनके गुणधर्म थे वो वापस आ रहे हैं, दोहराए जा रहे हैं वो। जैसे कि इसमें मान लीजिए, अभी मैं टेबल समझा दूंगा, जैसे कि मान लीजिए लिथियम है, लिथियम के आगे ये आ गया, ये आ गया, ये बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजा रखा है, इनको रखा है, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब जैसे ही लिथियम के बाद जब सोडियम आया ना, सोडियम, तो उन्होंने देखा एक निश्चित क्रम के बाद, ये निश्चित क्रम था कि 7 के बाद 8 के बाद, ठीक है, एक निश्चित क्रम के बाद तत्व जो होते हैं अपने भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को दोहराते हैं। ठीक है, वापस दोहराते हैं। तत्व जो होते हैं एक निश्चित अंतराल के बाद, निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनको दोहराते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर उन्होंने बोला कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उनके
परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, मतलब परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रख दें उनको, तो एक निश्चित समय के बाद आवर्त मतलब दोहराए जाते हैं उनके गुणधर्म। ठीक है, ये इस लाइन का मतलब है, ये इनका एक सिद्धांत था, इसको आप ढंग से याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं इस टेबल पर, इन्होंने टेबल के अंदर क्या क्या किया। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो 7 ऐसे स्तंभ बना लिए। ठीक है, ये जो अगर आप एक एक कॉलम जिसको बोल सकते हो, ये जो एक एक कॉलम इनको बोला गया है स्तंभ, जो कि मैंने ऊपर लिख दिया है, मतलब नीचे क्या तरफ मैंने एरो लगाया, मतलब ये लिखा भी वहाँ फर्स्ट है, मतलब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 8 स्तंभ टोटल बना लिए। अच्छा, ये तो है स्तंभ। अगर आप इसको ऐसे देखो, मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, तो इनको बोला जाता है आवर्त। ठीक है, मतलब सारणी को अगर आप ऐसे देख रहे हो तब तो आप एक एक कॉलम को बोलोगे स्तंभ, और अगर ये जो सारणी है अगर आप इसको इस तरह से देख रहे हो, इस तरह से पढ़ रहे हो, तो एक एक कॉलम को बोला जाएगा आवर्त। ठीक है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 तो स्तंभ होते हैं। स्तंभ कितने हैं? 8, और आवर्त जो है, आवर्त हैं टोटल 7। ठीक है, 7, 3 आवर्त सिंगल है, मतलब बिल्कुल सीधे सीधे हैं। उसके बाद जो चौथा, पांचवा, छठा, सातवें जो भी आवर्त है, उन आवर्त को उन्होंने 2 श्रेणी में बांट दिया, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। ऐसे यहाँ पे प्रथम द्वितीय सारे में लिखे नहीं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, हमको बस खाली समझना है कि उसने क्या क्या चीज़ें बोली थी। ठीक है, अच्छा, इन्होंने श्रेणी बना दी और तत्व बना दी। अच्छा, और रखा कैसे इनको? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में। ठीक है, अच्छा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अब बात करते हैं कि ऑक्साइड और हाइड्राइड क्या है। मतलब कि कोई भी तत्व ले लीजिए, कोई भी तत्व, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। ठीक है, ऐसे ही सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। ऐसे ही हाइड्राइड का मतलब है कि कोई भी तत्व, मैं अगेन दोबारा ले लेता हूँ, सोडियम हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा। मतलब 63 के 63 तत्वों में से वो 63 के 63 तत्व ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, उनको बोला गया ऑक्साइड, और हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन करके बनाएंगे उनको बोला गया हाइड्राइड। ठीक है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये ऊपर टेबल, इसमें R लिखा हुआ है, सब में देख रहे हो ना, R2O, RH, RO, RS2, R2O2, RS3। ठीक है, यहाँ पर जो R है ये प्रदर्शित कर रहा है किसी भी तत्व को, और कौन सा तत्व, जो इस स्तंभ में आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए R2O है यहाँ पे। ठीक है, और स्तंभ में जितने भी तत्व आ रहे हैं, तो R2O का मतलब है कि स्तंभ में मान लीजिए जितने भी तत्व है, जैसे मान लीजिए पोटेशियम है, के पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये इसका मतलब। मैं थोड़ा समझा देता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेशियम के, तो बोला गया है, इसका मतलब है यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर R2O। यहाँ पर जो R है वो प्रदर्शित कर रहा है इस स्तंभ के अंदर आने वाले तत्वों को, और O है आपका ऑक्सीजन। मतलब इसका कहने का मतलब है, अगर पोटेशियम आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, तो बनाएगा वो K2O। ठीक है, यहाँ पर जो R है उसके जगह आप तत्व को लिख दीजिए, और पूरा का पूरा जो सूत्र है वो ऐसे लिख दीजिए। यहाँ पे R2O लिखा पड़ा है, R की जगह लिख दीजिए आप K2O। तो अब ये सीधा सीधा पता लग जाएगा अपने को कि पोटेशियम जब भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो K2O बनाएगा। ठीक है, डाइपोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं, नाम की बात बाद में करेंगे। ऐसे ही मान लीजिए सोडियम है, सोडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कैसे पता लगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर RH। क्या लिखा है ऊपर? RH। R का मतलब मैंने क्या बताया, इस स्तंभ के अंदर आने वाले तत्व। ठीक है, और हम किसके पता लगाना चाह रहे हैं, सोडियम का। तो बता देंगे भाई, सोडियम जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा ना तो वो सोडियम हाइड्राइड बनाएगा, NaH। मतलब R के जगह बस आप उस तत्व को रख दीजिए, वो आपका हाइड्राइड और या ऑक्साइड वो बना करके दे देगा। मतलब ठीक है कि ये एक के अंदर आने वाले तत्व ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे। बस आपको जो R है ना, R की जगह उस तत्व को रख देना। जैसे मान लिया बेरिलियम है, ठीक है, सॉरी बेरियम, इसकी रिएक्शन, या फिर मान लिया बोरोन को ले लीजिए आप, बोरोन की रिएक्शन आपको ऑक्सीजन के साथ देखनी तो क्या बनाएंगे, तो आपको कराने की जरूरत नहीं है। मेंडलीव बाबा ने सीधा बना करके दी है आपको, क्या कि आप R की जगह B को रख दीजिए। मतलब R की जगह B को रखेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा B2O2। ठीक है, ये बन गया। तो आपको रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पहले ही आपको सेट करके सारी कहानी दे दी है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं, R से लिखा हुआ है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी उस टाइम में।
जब ये टेबल बन रही थी ना, मतलब कि आप अब इन तत्वों को रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला मैंने पहले ही इनके रिएक्शन करके देख लिया और ये भी देख लिया है कि ये भी देख लिया है कि अभिक्रिया होने के बाद क्या चीज़ें बनने वाली है, ठीक है। तो उन्होंने बोला आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें थी जो इसकी काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी हाईलाइट थी, इसकी काफ़ी बड़ी चीज़ें मानी जाती हैं इसकी। अच्छा, और एक और चीज़ इन्होंने ये जो आवर्त बना लिए थे, आवर्त का जो नियम दिया था कि मतलब एक निश्चित क्रम के बाद वापस दोहराए जाते हैं, ये खाली इन्होंने ही दिया था। तो ये आवर्त वाला जो नियम है ये भी काफ़ी अच्छी इसकी उपलब्धि थी, ठीक है। एक और चीज़, जब ये थे मतलब जब ये अपने जो रिसर्च कर रहे थे उस टाइम पे 3 तत्व नहीं खोजे गए थे। पहला उनमें गैलियम, स्कैडियम और जर्मेनियम। इनकी क्वालिटी है, मतलब इनकी अच्छी बात है। सुनिए अब क्या होने वाला है। गैलियम, स्कैडियम और जर्मेनियम, इन्होंने बोला इनके टाइम पे ये तीनों तत्व खोजे नहीं गए थे। तो इन्होंने क्या किया, इन तीनों तत्वों की जगह खाली जगह छोड़ दी अपनी टेबल में, और ये पूरा अपने विश्वास के साथ बोला कि अभी तो नहीं, लेकिन आगे भविष्य में ऐसे 3 और तत्व खोजे जाएंगे जिनके गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म क्या होंगे वो मैं आज ही बता करके जा रहा हूँ, ठीक है। दोबारा सुन लो कि उन्होंने बोला ये 3 तत्व उनके टाइम पे खोजे नहीं गए थे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर भविष्य में 3 ऐसे तत्व खोजे जाएंगे और उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म क्या होंगे वो मैं आज ही बता करके जा रहा हूँ। मतलब जो चीज़ उस टाइम पे थी नहीं, उसके बारे में पहले ही आपको बता करके देके गया है वो। और बाद में ये 3 तत्व खोजे गए, गैलियम, स्कैडियम, जर्मेनियम, लेकिन ये खोजे नहीं गए थे। तो उन्होंने इन तत्वों को कोई नाम दिया था। जैसे स्कैडियम जो था उसको बोला गया एका बोरोन, गैलियम जो था उसको बोला गया एका एल्यूमिनियम, और यहाँ पे जो जर्मेनियम है इसको बोला गया था एका सिलिकन, ठीक है। इन्होंने पहले नाम दे के गया था कि भाई मैं इतना इसका ये नाम दे रहा हूँ, आप बाद में जो भी रखना है रख लेना, ठीक है। और जो उन्होंने इनके गुणधर्म बताए थे वो बिल्कुल समान थे जो कि बाद में जब खोजे गए थे। मतलब इन्होंने बोला कि जैसे ये है स्कैडियम ले लीजिए, स्कैडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, उन्होंने बोला स्कैडियम रिएक्शन करके बना लेगा, R2O तो लिखा है ना, तो ये बन जाएगा SCO2। अब ये इसका एक रासायनिक गुणधर्म हो गया, ठीक है। तो जब बाद में ये तत्व खोजे गए थे और ऑक्सीजन के साथ इनकी अभिक्रिया कराई गई तो भी आपको यही तत्व मिला था, यही आपको यौगिक मिला था, ठीक है, SC2O2। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस चीज़ की कि जो चीज़ पता भी नहीं है उसके बारे में पहले बता दिया, और जब बाद में खोजे गए तो बिल्कुल सही निकले, बिल्कुल सच निकले कि हाँ इन्होंने जो बोला था वो एकदम सही है, ठीक है। अब इसमें जो तत्व कुछ ऐसे जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह, ठीक है, ये सारे तत्व हैं। लास्ट की जो श्रेणी है इनको संक्रमण श्रेणी बोला गया है, ठीक है। और एक स्तंभ को 2 उपस्तंभ में बांटा गया है, जैसे ए और बी। उपस्तंभ ऐसा कोई अलग से चीज़ नहीं होती, वो एक स्तंभ के अंदर आते हैं, बस आप इसको समझने के लिए बोल सकते हैं कि उपस्तंभ है, ठीक है। ये स्तंभ है, ये आवर्त है, आवर्त 7 होते हैं, स्तंभ 8 होते हैं, ठीक है। ये ऑक्साइड आपको बताएंगे, ये हाइड्राइड बताएंगे कि ये इनमें से कोई भी तत्व ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाने वाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको बना करके देंगे। अच्छा, ये तो बात हो गई भाई, इनकी काफ़ी बड़ाई हो गई, ठीक है, इन्होंने ये दिया वो दिया, लेकिन ये जो उन्होंने टेबल दी थी इसकी उपलब्धि तो काफ़ी सारे, लेकिन ये कहीं ना कहीं फेल भी हो गई थी। जैसे कि एक छोटी सी गलती बता दूँ इनकी मैं, कि इन्होंने बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से ऐड किया था, लेकिन कोबाल्ट का CO, कोबाल्ट होता है ना निकल, कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान निकल से ज़्यादा होता है। तो क्या होना चाहिए था, निकल को पहले होना चाहिए था और कोबाल्ट को बाद में, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में रख लेते हैं ना, तो निकल को यहाँ पे, कोबाल्ट को यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो चीज़ खुद बोल रहे थे, जो नियम की बात कर रहे थे, खुद उन्होंने उसी का उल्लंघन कर दिया। उन्होंने बोला क्यों, क्योंकि ना नीचे आने वाले जो तत्व है फिर उनकी वो खराब हो जाते हैं, उनके जो गुणधर्म ना एक साथ आ रहे थे वो खराब हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनको एक साथ रख दिया। मतलब इसलिए उनको इसको पहले रख दिया, इसको बाद में रख दिया। तो ये तो एक कमी थी उनकी, ठीक है। दूसरी कमी क्या थी कि वो हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दे पाए। कैसे, हाइड्रोजन, ये जो नीचे आप देख रहे हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, इनको बोलते हैं क्षारीय धातु, ठीक है, क्षारीय धातु। तो हाइड्रोजन क्या है असल में, हाइड्रोजन एक अधातु है। असल में बात करें तो हाइड्रोजन एक अधातु है, लेकिन इसको क्षारीय धातु को साथ रखा गया है, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और लिथियम और क्षारीय धातु जो भी है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर होता है। कैसे, किस तरह मिलता है, मैं इरेज कर देता हूँ, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन का जैसे
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस तरह हो जाए, ये हो जाए 1 खाली, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर, तो ये इसमें क्या होता है 2 1। सोडियम कितने नंबर पर आता है, 11 नंबर पर, तो इसका क्या हो जाएगा 2 2 8 1। मतलब इनके जो अंतिम कक्षा जो होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। हाइड्रोजन के अंदर भी ऐसा हो रहा है, लिथियम के अंदर भी, सोडियम के अंदर भी, इसलिए तो इनको रखा गया है, मतलब इसलिए तो हाइड्रोजन की कुछ गुणधर्म मिलते हैं, समान होते हैं क्षारीय धातुओं के समान, ठीक है, क्षारीय धातुओं की तरह। अब इसलिए तो उसने बोला कि मैंने इसको क्षारीय धातुओं के साथ रख दिया। लेकिन एक चीज़ और सुनो, जो हाइड्रोजन के गुणधर्म हैं वो हैलोजन जो होते हैं, हैलोजन ये रहे आपके, फ्लोरीन, क्लोरीन और भी आ जाएंगे, अभी जो आगे टेबल आएगी ना उसमें प्रॉपर समझ आ जाएगा ये, मतलब ये इसमें तो इन्होंने आगे पीछे कर रखा है, लेकिन उसमें एक पूरी की पूरी श्रेणी आएगी, उसमें सारे हैलोजन भरे पड़े हैं आपके, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन एक हैलोजन है, ठीक है। अच्छा, तो इनके साथ भी इसके कुछ गुणधर्म मिलते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन आपको प्रकृति में ये हमेशा H2 मतलब 2 अणु एक साथ मिलते हैं, सॉरी 2 परमाणु एक साथ मिलते हैं, H2 का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक अकेला हाइड्रोजन का अणु मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको हमेशा 2 हाइड्रोजन के अणु एक साथ मिलेंगे। और यही गुणधर्म होता है हैलोजन में। जैसे क्लोरीन है ना आपका, क्लोरीन, ये आपको एक अकेला क्लोरीन का अणु नहीं मिलेगा, ये हमेशा आपको 2 अणु एक साथ मिलेंगे, ठीक है। जैसे क्लोरीन का अणु है, ये हाइड्रोजन का अणु है, तो इस हिसाब से हाइड्रोजन के जो गुणधर्म है वो हैलोजन यानी कि अधातु से भी वो कर रहे हैं, अधातु के भी समान है, और ऐसा ही इनके जो गुणधर्म है ये धातुओं के भी समान है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल रहा है। तो दिक्कत आई है ये कि इसको धातुओं के साथ रखा जाए कि अधातुओं के साथ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपका मेंडलीफ बिल्कुल नहीं बता पाया, तो यहाँ पर इस चीज़ की ये चीज़ फेल हो गई थी, ठीक है। हाइड्रोजन की जो स्थिति रहेगी ना उसको कहाँ पर रखें, उसकी व्यवस्था कहाँ पर करें, ये हमेशा से सिरदर्द बना रहेगा हमारे लिए। इवन आज की डेट में हमारे पास जो आवर्त सारणी है उसमें भी हाइड्रोजन को हम बिल्कुल सही स्थान नहीं दे पाए, ठीक है। ये हमेशा सिरदर्द बना हुआ है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, हाइड्रोजन की बात हो गई, इनके जो तत्व खोजे गए थे उनकी बात हो गई। अच्छा, एक और चीज़, इनकी क्या प्रॉब्लम, इनको क्या एक दिक्कत आई थी, इन्होंने बोला, या फिर इनकी कमी लगा लीजिए कि इन्होंने तो व्यवस्थित करे ना, ये जो परमाणु जो आप देख रहे हो तत्व, ये व्यवस्थित किए बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से इन्होंने व्यवस्थित किए। अब परमाणु द्रव्यमान किसी भी तरह से बढ़ सकता है, मान लीजिए कोई एक तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान है 1.012 और किसी दूसरे का द्रव्यमान है मान लीजिए 1 या फिर मान लीजिए 2.01, ठीक है। ये पहले का द्रव्यमान है, दूसरे का मान लीजिए, तीसरा और ले लेते हैं, उसका मान लीजिए 2.5 है। इस तरह अगर मान लीजिए आप इनको लगा देते हैं कोई भी 3-4 तत्वों को, अब ये आप नहीं बता पाते कि इन दोनों के बीच में ये जो तत्व है, इन दोनों के बीच में कोई ऐसा भी तत्व और हो सकता है क्या जो खोजा नहीं गया है लेकिन उसका परमाणु द्रव्यमान इन दोनों के बीच में आए। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा तत्व है, उसका परमाणु द्रव्यमान 1.5 हो सकता है, किसी दूसरे का 1.6 हो सकता है, ऐसे ही 1.8 हो सकता है, 1.89 हो सकता है। ऐसे तो काफ़ी सारे अणु जो है, ऐसे काफ़ी सारे तत्व खोजे जा सकते हैं। तो ये अपन पता कैसे लगा सकते हैं, अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 2 तत्वों के बीच में और कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा खोजा गया तो आपकी पूरी की पूरी जो टेबल है वो खराब हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इनके बीच में 10 और नए तत्व खोजे जा चुके हैं, मान लेते हैं, खोजे नहीं गए, मान लीजिए इनके बीच में और ऐसे 10 तत्व आ जाते हैं जिनका परमाणु द्रव्यमान इसका और इसका बीच में आता है, तो उनको रखोगे कहाँ आप? क्या ये बीच में इनके गुचड़ पुचड़ कर दोगे क्या? बीच में मतलब इनको लो सर इधर लाइन बना के लिख देते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, जिससे कि पूरी टेबल खराब हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनकी सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो पूरी रामायण थी ये थी आपकी मेंडलीफ के बारे में, ठीक है। मेंडलीफ ने काफ़ी कोशिश की उनको व्यवस्थित करने की, तत्वों को किस तरह करो किस तरह ना करो, काफ़ी इनकी सही चीज़ें थी। जैसे इनको बोला कि जो तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, मतलब अगर उनको परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रख दो आप तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपने गुणधर्मों को दोहराते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन और लिथियम, इनके गुणधर्म मिल रहे थे, लिथियम और सोडियम के गुणधर्म मिल रहे थे, ठीक है। एक निश्चित समय बाद, देखो ना 7 नंबर के बाद आपका 8वें नंबर पे वो मिलने लग गया, ठीक है। अच्छा, इनका एक और बता, मेंडलीफ का जो भरोसा था वो नेचर जो था, प्रकृति को साथ लेके इनका काफ़ी भरोसा था। ये जो प्रकृति है उन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे और उनके साथ एक
अलग ही कनेक्शन होता है ना कि किसी को नेचर जो प्रकृति होती है उसमें उसी में रहना पसंद होता है, ठीक है। तो इसी की वजह से लगा लीजिए। और ये काफ़ी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी थे। इनके जो पढ़ाई हुई थी, शिक्षा जो हुई थी, अध्ययन किया था, वो ऐसे नहीं हुआ था। इसके लिए काफ़ी इनको पापड़ बेलने पड़े, काफ़ी दिक्कतें आई, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में हमको इन्होंने एक ऐसी टेबल बना करके दी जिसका यूज़ हम आज के टाइम में भी करते हैं। मतलब इनसे कुछ ऐसी चीज़ें उठा के ली गई है जो कि हमारी आधुनिक आवाज़ सारणी, जो कि अगला टॉपिक है हमारा, उसमें हमको काम आएगी, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ कोई हम तो देख लेते हैं कि जैसे साइंटिस्ट वगैरह है आधुनिक, इन्होंने सारणी बना दी, इसने ये दी, इसने वो दी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। असल में उन्होंने पूरी लाइफ, किसी किसी साइंटिस्ट ने पूरी लाइफ दे दी, और किसी ने तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेंशन कर दिया, कोई ये खोज कर दिया, वो खोज कर दिया, उसका नाम भी नहीं है। जैसे उसमें आपका, अगर मैं चाहता हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो निकोला टेस्ला के बारे में ज़रूर पढ़े आप। निकोला टेस्ला के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने जो दिया है पूरी दुनिया को, जैसा वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने क्या क्या चीज़ें बना करके दी है, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि उनकी अहमियत असल में क्या है। अभी तो नहीं है, वो मर चुके हैं, बट मैं चाहता हूँ अगर आपको विज्ञान में थोड़ी सी भी रुचि है तो आप निकोला टेस्ला के बारे में ज़रूर पढ़ें, ठीक है। उसके बारे में आपको काफ़ी नई चीज़ें जानने को मिलेगी कि आपके आसपास क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने दी है। जैसे मान लीजिए आपकी मोबाइल से आप बात कर पा रहे हो, ये उनकी देन है, ठीक है। आप जो पंखा, घरों में जो लाइट आ रही है, ये उनकी देन है, ठीक है। रिमोट कंट्रोल कार वगैरह, ये उनकी देन है, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो भाई उनकी देन है। तो मेरे हिसाब से आपके उनके बारे में पढ़ना चाहिए। काफ़ी वैज्ञानिक, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ एक छोटी सी चीज़ के बारे में दे दी, उनके बारे में कोई नहीं पता। जैसे कि इतना है, इन्हों की पूरी टेबल बनाने में 2 साल लगी थी। इस टेबल को बनाने में 2 साल, जिसको हमने अभी 5-7 मिनट में ही पढ़ लिया, इसको इन्होंने 2 साल दी थी, और इस 2 साल तक तो बनाने में लगा। इससे पहले इन्होंने जो रिसर्च की थी इसको लेके, उसका तो भाई कोई नाम भी नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ साइंटिस्ट को जो भी आते हैं आपके सामने आते हैं, उनको बारे में थोड़ा पढ़े, और नहीं पढ़े तो मुझसे पूछ सकते हो आप। तो कुल मिला के आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं, ठीक है। तो ठीक है, आज के क्लास को यहीं खत्म करते हैं। ये आपका मैंडलीफ का आवर्त सारणी यहीं पे खत्म हो रहा है। अगला जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आधुनिक आवर्त सारणी, जो कि हेनरी मोजले ने दी थी, ठीक है। तो अभी तक जो भी डाउट है वो मुझको आप बता सकते हो। तो तब तक के लिए फिर मजे करो। थैंक यू।